अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, वेलकम टू बैक माय चैनल नावल सर। हम लोग का जो नावल है मनी मुसाद, फिर चले करते हैं आज की इस नावल की हमारे सेकंड और आखिरी पार्ट के जाने। हाला और अब्दुल्ला की आखिरी मुलाकात को महीने से ऊपर हो गया था। इनका 7वां सेमेस्टर खत्म हो चुका था और अब छुट्टियों के बाद इंटर्नशिप यानी 8वां सेमेस्टर शुरू होना था। हाला ने अब्दुल्ला को हर तरीके से इग्नोर किया था। वो कोई भी बात करने आता तो हूँ हाँ में जवाब देती और इससे दूर ही रहती है। मगर अब एक हफ्ता हो गया था यूनी ऑफ हुए। वो अब्दुल्ला को नहीं देख पाई थी और वो फाइनल्स के बाद से गायब था। इसकी असाइनमेंट भी हाला खुद बनाकर सबमिट करवाई थी। नाराजगी अपनी जगह, मगर इस दिल का क्या करती जो इसकी एक झलक देखकर धड़क उठता था। आजकल उसके दिन बेकैफ हिस्से गुजर रहे थे जब उसे आमना से अब्दुल्ला की खराब तबीयत के बारे में मालूम हुआ, और ये भी कि वो टाइफाइड की वजह से एक हफ्ते से हॉस्पिटलाइज्ड है। पहले इसका गायब होना और फिर अब हॉस्पिटल, हालांकि न जाने क्यों कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो अब्दुल्ला से मिलना चाहती थी, इसे बस एक बार देखना चाहती थी, और आखिरकार दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उससे मिले हॉस्पिटल चली गई। आमना और अली हनीमून पर गए थे, जबकि शाम भी अपनी फैमिली के साथ दुबई अपनी कज़न की शादी पर गया था। हाला अभी तक अपने घर नहीं गई थी, बल्कि वो हॉस्टल में ही रह रही थी। रिसेप्शन पर पहुंच कर हाला ने अब्दुल्ला की बाबत पूछा। जब उसे उसका रूम नंबर बताया गया, तेज कदम उठाती वो अब्दुल्ला के रूम की जानिब बढ़ी। वो अंदर दाखिल हुई तो वह नर्स को जबरदस्ती अब्दुल्ला को सूप पिलाने की कोशिश करते देखकर हैरान हुई। अब्दुल्ला, हाला ने इसे पुकारा जो बच्चों की तरह नर्स को तंग कर रहा था। जब नर्स को साइड पर करते अब्दुल्ला ने हाला को देखा तो यकलख्त हाला के दिल को कुछ हुआ। आंखों के नीचे गहरे सियाह हल्के, चेहरे का जर्द रंग, मुरझाया चेहरा। अरे हाला आओ। नकाहत के सबब उसकी आवाज़ भी सही से नहीं निकल पा रही थी। अब्दुल्ला ये सब हालात से कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो बुखार बस, और कुछ नहीं। अब्दुल्ला खांसते हुए सर नफ़ी में हिलाए बोला तो हाला का दिल बैठने लगा। सर प्लीज सूप पी लीजिए वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैम आप समझाइए सर को, सुबह से कुछ नहीं खाया उन्होंने। नर्स मजबूर सी बोली, लाइए ये मुझे दे दे, अब जाए। इसके हाथ से सूप का प्याला लेकर हाला उसको जाने का बोला और खुद अब्दुल्ला के पास बैठे चम्मच इसके मुंह की जानिब किया। अब्दुल्ला ने नखरे तो बहुत दिखाए, मगर हाला ने भी इसे सूप पिलाकर दम लिया। अब्दुल्ला तब से हाला को देखे जा रहा था, जिसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू चमक रहे थे। क्या हुआ, रो क्यों रही हो, कमजोर सी आवाज में उसने पूछा। आपकी वजह से। हाला उसे देखकर नाराजगी से बोली, मेरी वजह से क्यों। अब्दुल्ला ने हैरत से सवाल किया। आप बस ठीक हो जाइए। वो सवाल के बदले सिर्फ इतना बोल पाई, इससे क्या होगा। अब्दुल्ला ने हंसकर पूछा, मुझे नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा, मालूम है तो बस इतना कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए। यूं नहीं देख सकती मैं आपको, वो बोली। क्यों नहीं देख सकती मुझे यूं, अब्दुल्ला ने पूछा। जवाब जरूरी नहीं। हाला ने सर नफी में हिलाए, मेरे लिए है। अब्दुल्ला जोर देता बोला, बस ये जान ले कि आप अहम है मेरे लिए। हाला इसकी जानिब देखते बोली, ओह तो मतलब मोहब्बत हो गई है मुझसे। अब्दुल्ला ने मज़ाया अंदाज में हंसते बोला, अगर से मोहब्बत कहते हैं तो हाँ हो गई है मोहब्बत आपसे। कब कैसे नहीं मालूम, बस इतना पता है कि आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। हाला निडर अंदाज अपना उसे देखते बोली। और अब्दुल्ला जो कभी इन आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहता था, आज इसे डर लगने लगा था इन आंखों से, आंखों में झलकती उस मोहब्बत से। मगर सबसे ज्यादा डर उसे अपने दिल से लगा था, जो मोहब्बत का इजहार सुनकर धड़क उठा था। अब्दुल्ला ने रुख मोड़ लिया था। इसके इस अमल से हाला को तकलीफ पहुंची थी, मगर वो खामोश रही। अब मैं चलती हूँ, कल इंशाल्लाह फिर आऊंगी आपसे मिलने। हाला ने बाउल साइड पर रखा और कमरे से बाहर निकल गई, जब एक आंसू अब्दुल्ला की आंख से टूटकर इसकी दाढ़ी में जज्ब हो गया था। अब तो ये रोज का मामूल बन गया था। हाला रोजाना अब्दुल्ला से मिलने अस्पताल आती, मगर इसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अब्दुल्ला को बुखार तो नहीं था, फिर वो क्यों हॉस्पिटलाइज था। जैसे जिसे डॉक्टर ने फूड पॉइजन बताया था। डॉक्टर का कहना था कि अब्दुल्ला का मैदा बाहर का खाना खाकर इतना खराब हो चुका है कि अब वो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, इसीलिए इसे हॉस्पिटल में रखा गया है। ये वजह सुनकर हाला को मुकम्मल तौर पर तो नहीं, मगर काफी हद तक तसल्ली मिल गई थी। इन्हीं दिनों में हाला की उमर से भी मुलाकात हो चुकी थी, मगर हाला को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसका कोई रिश्तेदार नहीं। हाला को मालूम था कि वो झूठ बोल रहा है, मगर खामोश रही। हाला ने अब्दुल्ला को हर तरीके से अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया था, और अब्दुल्ला जो मोहब्बत की नफी करता था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसका गुरविदा होता जा रहा था। अब वो इंतजार किया करता था हाला के आने का। वो हर वक्त दरवाजे को देखता रहता था, न जाने कब वो इससे अंदर दाखिल होगी। नो 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 मिस्टर उमर, आप समझ नहीं रहे। अब्दुल्ला का जिगर मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। हद से ज्यादा स्मोकिंग ने मुकम्मल तौर पर इनका लीवर डैमेज कर दिया है। हमें फौरन
لیور ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا ورنہ آئی ایم سو سوری ہم انہیں بچا نہیں پائیں گے، اور ویسے بھی لیور ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی بچنے کے چانسز صرف 30% ہیں۔ سوتے ہوئے عبداللہ کے سر پر کھڑا ڈاکٹر اس کی رپورٹس دیکھ کر عمیر کو بتا رہا تھا جو اپنی جگہ سن ہو چکا تھا۔ کچھ مزید باتوں کے بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے کھڑا عمیر ایک افسوس بھری نگاہ عبداللہ پر ڈالتا ڈاکٹر کے پیچھے نکل گیا، اس بات سے بے خبر کہ بیڈ پر لیٹا وجود سب کچھ سن چکا تھا۔ عمیر کے باہر نکلتے ہی عبداللہ نے اپنی آنکھیں کھولی، خالی نظروں سے بس چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ ان خالی ویران آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک آنکھوں میں پانی بھرنا شروع ہوئے اور قطرے دونوں آنکھوں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ حالہ آج عبداللہ کے لیے اس کی فیورٹ چاکلیٹس لائی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج عبداللہ سے جواب لے کر رہے گی۔ اس نے دیکھا تھا عبداللہ کی آنکھوں کو، ان میں بہتے جذبات کو، مگر نکال نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ جو اسے روکے ہوئے تھی، مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ آج عبداللہ کو دل کی بات جان کر رہے گی۔ اگر اس نے تردید کر دی میرے جذبوں کی، یہ خیال اس کے ذہن میں آئے، اف اچھا سوچو خالہ حسن، وہ خود کو ڈپٹتے بولی، اور اگر اس نے اپنا لیا میرے جذبوں کو، یہ خیال آتے ہی ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ مسکراہٹ دبائے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ کو خالی پایا۔ اچانک لبوں کی ایسے مسکان غائب ہوئی۔ عبداللہ، اس کو دل کو کچھ ہوا۔ اتنے میں ایک نرس کمرے میں آئی۔ سسٹر، حالہ نے پکارا۔ اس نے سوال کیا، وہ یہ میرا مطلب یہاں جو پیشنٹ تھے؟ حالہ نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ اوہ، وہ تو چلے گئے۔ نرس کندھے اچکائے بولی، چلے گئے مطلب؟ حالہ کو سمجھ نہیں ہے جی، وہ کل رات ہی ڈسچارج ہو کر جا چکے ہیں۔ نرس کی بات پر حالہ نے سکون کا سانس لیا۔ وہ ہاسپٹل سے نکلتے تیزی سے اپنی کار کی جانب بڑھی۔ حالہ اس نے مڑ کر دیکھا تو اسامہ وہاں کھڑا تھا۔ ابھی نہیں اسامہ، مجھے عبداللہ سے ملنے جانا ہے، حالہ تیز لہجے میں بولتی کار کا دروازہ کھول چکی تھی۔ وہ جا چکا ہے حالہ؟ اسامہ اس کے پاس آ کر بولا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، وہ ڈسچارج ہو کر گھر جا چکا ہے۔ حالہ اسامہ کو دیکھتے بولی، نہیں حالہ، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، وہ یہ شہر چھوڑ کر جا چکا ہے۔ حالہ، ہمیشہ کے لیے؟ اسامہ اس کا بازو تھام کر اسے اپنے سامنے کیے بولا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ حالہ غصے سے اپنا بازو چھڑواتے بولی، بکواس نہیں ہے حالہ، سچ ہے یہ سب ڈرامہ تھا۔ حالہ، تمہیں خود سے محبت کروانے کے لیے عبداللہ نے یہ سب کیا تھا؟ وہ کار تم سے ایکسیڈنٹ ہونا، عبداللہ کا تمہیں بچانا، وہ گنڈوں کا حملہ، سب کچھ پری پلان تھا۔ اور تو اور عبداللہ نے علی اور آمنہ کی مدد بھی صرف اسی لیے کی تھی تاکہ وہ تمہاری نظروں میں اچھا بنے۔ اسامہ بولتا چلا گیا جبکہ حالہ دونوں بازو سینے پر باندھے سے دیکھی جا رہی تھی۔ ہو گیا تمہارا؟ تمہیں کیا لگا اسامہ، تم کچھ بھی بکواس کرو گے اور میں مان لوں گی؟ نہیں اسامہ، اب نہیں آؤں گی میں تمہاری باتوں میں، اور ہاں میں جا رہی ہوں عبداللہ کے پاس۔ حالہ اسے بولتے دوبارہ کار کی جانب بڑھی۔ ٹھیک ہے، مت یقین کرو میری بات کا، بس ایک بار اسے دیکھ لو۔ اسامہ نے اپنے موبائل سے ایک ویڈیو پلے کر کے حالہ کو دکھائی۔ جیسے جیسے ویڈیو آگے ہوتی گئی حالہ کے تاثرات بدلتے گئے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی، یہ حالہ سے کچھ بولا نہ گیا۔ یہ سب کچھ پلان تھا حالہ، عبداللہ کی ضد تھی تم۔ حالہ، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، وہ تو ہماری محبت کے قابل نہیں تھا، پلیز حالہ بھول جاؤ اسے، مجھے اپنا لو پلیز۔ اسامہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے بولا تو حالہ نے اپنے ہاتھ آزاد کروائے اور سر نفی میں ہلاتے تیزی سے کار میں بیٹھے وہاں سے نکل گئی۔ 1.5 سال بعد مائز اٹھ جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ کمرے کا دروازہ بار بار کھٹکھٹاتے وہ بولی آیا۔ مائز کی سوئی ہوئی آواز کانوں سے ٹکرائی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ کیا ہوا، جاگا؟ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی زکریا آپا نے پوچھا۔ جی فائنلی جاگ گیا، حالہ مسکراتے بولی اور کرسی پر بیٹھ کر اپنے لیے کپ میں چائے نکالنے لگی۔ اچھا حالہ، وہ جو اس دن لڑکی آئی تھی مائز کو لے کر، بھلا سا نام تھا اس کا؟ زکریا آپا سوچتے بولی، کون، فریحہ؟ حالہ نے کپ لبوں سے لگایا۔ ہاں وہی، وہ بچی یہی رہتی ہے ہماری سوسائٹی میں، سوچ رہی ہوں اسے گھر کھانے پر بلا لوں اس کی فیملی کے ساتھ۔ زکریا آپا وہ سوچ انداز میں بولی، جیسے آپ کی مرضی۔ حالہ نے جواب دیا، بس کر دے اب، اتنا بھی کوئی احسان عظیم نہیں کیا اس نے، ویسے بھی چوٹ بھی اسی کی وجہ سے لگی تھی مائز کو۔ ٹیبل پر آتی نیلم منہ بنائے بولی، تو حالہ نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ نیلم؟ زکریا آپا تنبیہ انداز میں بولی۔ گڈ مارننگ مائزہ۔ مائز وہاں آ کر چہکتی آواز میں بولا، گڈ مارننگ۔ نیلم نے مسکرا کر اسے جواب دیا، سلام لیتے ہیں؟ حالہ نے اسے ٹوکا تو زکریا آپا مسکرا دی۔ اچھا نا، مائز بچوں کی طرح بولتا زکریا آپا کے ساتھ جا بیٹھا۔ اچھا آج رات ہم سب پارک جائیں گے، اوکے؟ مائز نے اعلان کیا تو سب سر اسبات میں ہلاتے ہیں۔ اوکے، ہم آواز سب کا جواب آیا۔ اوکے میں چلتی ہوں، میرا انٹرویو ہے، اللہ حافظ۔ نیلم بولتی جلدی سے چلی گئی۔ میں بھی یونی جا رہا ہوں، ناشتہ ختم کرتے ہی مائز بولا۔
अब सिर्फ हाला और ज़करिया आपा रह गए थे टेबल पर। तुम ऑफिस कब से ज्वाइन करोगी? ज़करिया आपा ने उससे पूछा। वो आपा मैंने सोचा है कि मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं करूंगी, हाला ने जवाब दिया। तो फिर? ज़करिया आपा ने एक पल उसे देखा। दरअसल मैंने टीचिंग के लिए अप्लाई किया था, मुझे पंजाब कॉलेज फॉर वुमेन्स प्री इंजीनियरिंग से लेटर आ गया है। अब मैं वहाँ मैथ्स पढ़ाऊंगी, हाला ने जवाब दिया। और यूनी उसका क्या? तुम्हारे एमफिल का दूसरा साल शुरू हो चुका है हाला, कैसे मैनेज करोगी? ज़करिया आपा ने पूछा। मेरी क्लासेस इवनिंग की है, जबकि कॉलेज सुबह का, मैनेज हो जाएगा, हाला रसानियत से बोली। मुझे कोई मसला नहीं, ज़करिया आपा मुस्कुरा कर बोली। तो हाला भी मुस्कुरा दी। तुम ठीक हो हाला? ज़करिया आपा ने रोजाना की तरह सवाल किया। पता नहीं, जवाब भी वैसा ही था। हाला ने वापस आकर अपनी और अब्दुल्ला की एक एक बात ज़करिया आपा को बता दी थी। वो कितने दिन कितनी रातें रोई थी, इस बात से सिर्फ ज़करिया आपा ही वाकिफ थी। इसे भूल क्यों नहीं जाती? ज़ोहरा आपा इसे हमदर्दी और मोहब्बत से देखती बोली। नामुमकिन, हालांकि नफसर नफी में हिला। कोशिश तो की जा सकती है ना? ज़करिया आपा ने तजवीज़ दी थी। पिछले 1.5 साल से कर रही हूँ, दुआ कीजिएगा कामयाब हो जाऊं। बात खत्म करते ही बर्तन समेटे वो इन्हें किचन में रखने चली गई। ज़करिया आपा ने बहुत दूर तक उसकी पुश्त को घूरा था। इस पर अपना रहम फरमा अल्लाह। उन्होंने दिल में अल्लाह से दुआ की। भाई भाई भाई, परिया रात का खाना खाने के बाद से ही हसीब के इर्द गिर्द मंडला रही थी। जी, हसीब ने लैपटॉप साइड में रख उससे पूछा। आज पार्क चले वॉक पर? इसी बहाने हमारी इस नई सोसाइटी में लोगों से जान पहचान भी हो जाएगी। परिया ने से आइडिया दिया। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, बैठी रहो घर। इसके सर पर चट लगाते अब्दुल्ला बोला। परिया ने घूर कर अपने भाई को देखा। इसका रंग अब गोरे से हल्के गुमदमी हो गया था। चेहरे पे बड़ी हुई शेव अब हल्की हो चुकी थी। बाल भी फौजी कट करवाए थे, मगर सबसे बढ़कर इसकी आंखें जब चमक हो चुकी थी। हसीब ने गौर से इसे देखा, जो फरिया को तंग किया जा रहा था, मगर आंखों में मौजूद अकेलापन कायम था। अच्छा बस, लड़ना बंद कर दो और चलो चले। हसीब उठते बोला। ओ यस, लव यू भाई एंड हेट यू। हसीब के गले लगते ही उसे मोहब्बत से बोलते उसने अब्दुल्ला को घूरा। अब्दुल्ला के चेहरे की मुस्कान तो इसके हेट यू पर ही मद्धम हो गई थी। हाला, अचानक ये नाम जबान से फिसला और आंखों में नमी घुलना शुरू हो गई। इसने अपने भाई भाई को देखा, जो हर फिक्र से आजाद आपस में हंस रहे थे। अब्दुल्ला, 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 इसे बार बार बुलाती फरिया एकदम से कान में चिल्लाई। हाँ, अब्दुल्ला ने पूछा। कहाँ गुम हो? जाना नहीं है? चलो चले, फरिया ने इसे कहा। नहीं, मेरा मूड नहीं, तुम रुक जाओ। अब्दुल्ला बेजारियत से बोला। चलो अब्दुल्ला, चलो ना, तुम कहीं भी नहीं जाते, प्लीज भाई आपसे बोले ना। फरिया ने हसीब को कहा। अब्दुल्ला आ जाओ। हसीब बोला तो अब्दुल्ला ने सरस बात में हिला दिया। यस, फरिया का हाथ हवा में बुलंद करते बोली। वो भी पार्क में एंट्री हुई थी। हवा में उड़ती बात सीधी इसके सर पर आन लगी। वो अभी पार्क में एंट्री हुई थी कि हवा में उड़ती बॉल सीधे उसकी सर पर आने लगी थी। फरिया तो वही सर अपना पकड़ के बैठ गई, जबकि इसके साथ एक खड़े अब्दुल्ला की तो हंसी निकल गई। हा हा हा, अब्दुल्ला का तो क्या है, कहे न रुका। जबकि हसीब तो वाकई में परेशान हो गया था। इतने में फसाद की जड़ मतलब माइज भागते हुए उसके पास आया था। ओह मेरी बॉल, शुक्र है मिल गई, मैं तो डर ही गया था। फरिया के बिल्कुल करीब बैठते उसने मजे से बॉल उठाई और वहां से चलता बना, जबकि हसीब की गुस्सैली आवाज ने उसे रोका। क्या तुम पागल हो? हसीब गुस्से से बोला। नहीं, मैं माइज हूँ, माइज ने जवाब देते मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। माइज के नाम पे जहाँ फरिया ने झटके से सर उठाया, वही अब्दुल्ला भी माइज को दाद दिए बिना न रह सका। हसीब तो हैरानगी से इस 23 साल बच्चे को देखकर हैरान रह गया। जब माइज की नजर फरिया पर पड़ी, जिसने फौरन से नजरें नीचे कर ली। जब माइज इसके बराबर बैठा, घास पर हाथ फेरने लगा। इन तीनों बहन भाइयों ने हैरत से इसकी इस हरकत को देखा। माइज, क्या क्या कर रहे हो तुम? फरिया हैरान हुई। तुम्हारे पैसे ढूंढ रहा हूँ जो खो गए हैं, वो फरिया की जमीन पर बैठने की वजह ये समझते हुए बोला। और आप दोनों को शर्म नहीं आती? आपने इस बेचारी की मदद नहीं की। अब की बार अब की बार वो इसके दोनों भाइयों को लताड़ते बोला, जिस पर वो दोनों हैरान रह गए। जबकि फरिया ने मुस्कुराहट दबा ली। माइस माइस, यहाँ क्या कर रहे हो? इतने में नीलम और हाला उसकी तरफ आई। हाला तो अब्दुल्ला को वही देखकर रास्ते में रुक गई, जबकि अब्दुल्ला की तो उसको देखकर बत्ती सी बाहर निकल आई। इसकी आंखों में से अचानक ही अजीब सी रोशनी फूटने लगी, जबकि हालांकि तो कदम ही जम के रह गए। नीली, वो ना मेरी फ्रेंड के पैसे गुम गए थे, वही ढूंढ रहा हूँ। और देखो ये बड़े बड़े दोनों भाइयों को इसकी मदद नहीं कर रहे। इसने मुंह बिसोरते नीलम को शिकायत की, जिस पर हसीब को तो गुस्सा आ गया। ओह यू इडियट, कब से तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ। एक तो अपनी बॉल से मेरी बहन का सर फाड़ दिया और दूसरा ये बच्चों जैसे बिहेव कर रहे हो।
स्टूपिड, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। हसीब तो बोल चुका था मगर अब हाला फरिया दोनों की नजरें नीलम पर थी जो तब चुकी थी। हाँ हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। उल्टा झोंक कोतवाल को डांटे, मुझे तो आपका भाई पागल लगता है, जाए इसका किसी मेंटल हॉस्पिटल से इलाज करवाए। अब की बार फरिया और हाला दोनों ने आंखें मीच ली। नीलम का चेहरा जब से सुर्ख हो गया था। इसने बिना कुछ हाथ में पकड़ी पानी की बोतल का ढक्कन खोला और दोनों भाइयों को इससे नहला दिया। फरिया अब उठ चुकी थी, हैरत के मारे अपने दोनों भाइयों को देखने लगी जिनका मुंह खुल गए थे। ज्यादा गुस्सा इंसान के लिए नुकसानदा होता है तो एहतियात लाजिम है। हसीब के सामने खड़ी इसकी आंखों में आंखें डाले वो बोली, यू फूल। इससे पहले कि हसीब कुछ बोलता नीलम ने हाथ के इशारे से इसे चुप करवा दिया। नो लिसन टू मी यू मिस्टर फूल, आइंदा से अगर मेरे भाई को पागल कहने की कोशिश की या इसके हवाले से कोई भी बात की तो वो हश्र करूंगी ये कि देखते रह जाओगे और याद रखोगे कि नीलम हसन कौन थी। टिश्यू से उसके माथे पर चमकती पानी की नन्ही बूंदें साफ करते वानी लहजे में बोली, और ये बात तुम पर भी लागू होती है। अब इसका इशारा अब्दुल्ला की तरफ था जिसने फर्माबरदारी से हाँ में सर हिला दिया। हसीब तो इस लड़की को देख कर रह गया। अरे बच्चों कब से वेट कर रही हूँ, तुम लोग यहाँ हो। अरे फरिया बेटा तुम कैसी हो। इन तीनों से बात करते यकदम इनकी नजर फरिया पर पड़ी। अस्सलाम वालेकुम अपी। फरिया ने झट से सलाम किया। वालेकुम सलाम मेरे बच्चा, कैसी हो। उन्होंने इसी शिरीन लहजे में जवाब दिया। आप जानती हैं माइस ने बॉल इतनी जोरों से हिट किया कि फ्लाई करता सीधा फरिया के सर पर लगा। इससे पहले फरिया कोई जवाब देती माइस फर से बोलता इनसे लिपट गया। हाँ सच किया। हाँ क्या सच में। तो आपने सॉरी किया। प्यार से इसके बालों को संवारते उन्होंने पूछा। कहाँ ये सब आपस में लड़ने लग गए। इसका इशारा चारों की तरफ था। नीलम, हाला, इनका लहजा एकदम सख्त हो गया। बच्चों कसम ले ले मैंने कुछ नहीं कहा। हाला ने फौरन सफाई दी। हाँ पिंकी मैंने कुछ नहीं किया। माइज ने भी इसका साथ दिया। पिंकी अब्दुल्ला की तो इसके नाम पर हंसी निकल गई जिस पर हाला ने इसे जबरदस्त घुरी से नवाजा। नीलम, अब इनका रुख इसकी तरफ था। जकरिया बाजी, आप नहीं जानती उन्होंने माइस को पागल कहा और बोले कि इसे डॉक्टर की जरूरत है। वो झुंझलाते हुए बोले, हाँ तो पागल को पागल ही बोलेंगे ना। अब्दुल्ला बड़बड़ाया मगर हाय रे उसकी बुरी किस्मत जो इसकी बात नीलम के कानों तक पहुंच गई। तुम ठहरो जरा बताती हूँ मैं। अपनी आस्तीन ने चढ़ाती अब्दुल्ला पर चल दौड़ी जो फौरन हसीब के पीछे छुप गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती उसका उठा हाथ हसीब के फौलादी गिरफ्त में था जिसका चेहरा बिल्कुल संजीदा था। मैं तुम्हारा लिहाज सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि अव्वल तो ये कि तुम एक लड़की हो, दूसरा मेरी टीचर की बहन हो। सपाट से लहजे में बोलते उसने नीलम का हाथ छोड़ा और अब जकरिया बच्चों के सामने जा खड़ा हुआ। कैसी है आप। बहुत मोहब्बत से उनका हाथ अपनी आंखों पर लगाते उसने पूछा जबकि बाकी की अवाम हैरत से तमाशा देख रही थी। मैं ठीक बच्चे, तुम कैसे हो। वही मीठी मुस्कान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माफी चाहता हूँ कि माँ इसके साथ अपने रवैये पर आपका भाई है मालूम नहीं था। वो नादिम लहजे में बोला, आपका भाई है मालूम नहीं था। किसी और का होता तो कोई शर्मिंदगी नहीं थी ना अपने आप अपने रवैये पर। नीलम जल कर बोली, कोई बात नहीं, तुम अपनी गलती पर नादिम हो यही काफी है। इसका हाथ थपथपाते वो यूं बोली और साथ ही नीलम की आंखों के जरिए वार्न किया, चले अब हमें इजाजत दे, हम चलते हैं। वॉक करने का तो सारा मूड गर्क हो गया था। चल जैसी तुम्हारी मर्जी। उन्होंने फोर्स न किया। एक बार फिर से सॉरी। और आपने सही कहा, इंसान को वाकई गुस्से को काबू में करना आना चाहिए। नीलम के पास गुजरते हुए उससे देख कर बोला, चलो बच्चों। फरिया और अब्दुल्ला को मुखातिब किए वो बोला, मापी आप फरिया को रोक लेना, वो मेरे साथ खेले। माइस ने जिद की, छोड़ो माइस जाने दो, हम है ना खेलने, हम खेलेंगे। नीलम ने उसे पुचकारा, हाँ माइस हम खेलते हैं चलो। हाला ने भी हाँ में हाँ मिलाई। नहीं मुझे उसी के साथ खेलना है। और शुरू उसके बच्चों जैसी फरमाइश। बेटा समझने की कोशिश करो, फरिया को जाना है ना घर। उन्होंने समझाया, मुझे नहीं पता, खेलना है तो बस खेलना है। हाला माइस को उसकी मेडिसिन दी थी आपने। उन्होंने हाला से सवाल किया। वो आई एम सॉरी आपी, मैं भूल गई थी, सोचा घर जाकर दे दूंगी। वो सर झुकाए मुजरिम की तरह बोली, इट्स ओके आपी, मैं रुक जाती हूँ खेलने के लिए। फरिया खुद ही बोल पड़ी, अरे नहीं बच्चा आप फिक्र ना करो। उन्हें अफसोस हुआ, अरे कोई मसला नहीं, मैं रुक जाती हूँ भाई, दोनों वापस चले जाएंगे। फरिया तुम अकेले कैसे आओगी। हसीब ने परेशानी से पूछा। जो भी था वो उसके यूं अकेले आने के हक में नहीं था। अरे भाई कोई बड़ी बात नहीं, माँ इसके घर से 5 मिनट की वॉक पर तो हमारा घर है। इसने हल निकाला। अच्छा चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। वो हार मानते लहजे में बोले, ओके डिसाइड हो गया, मैं माइस के साथ खेलूंगी। फरिया मुस्कुराते बोली तो माइज अपनी जगह उछल पड़ा। चलो फरिया हम चलकर खेलते हैं। माइज उसका हाथ थामे वहां से ले गया।
اگر اس وقت مائس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو حسیب اور عبداللہ اس کا کچمر بنا دیتے، مگر چونکہ مائس کی مینٹیلٹی کو مد نظر رکھتے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا ہمیں اجازت دیکھ، خدا حافظ۔ حسیب نے بولتے وہاں سے باہر کی راہ لی، مگر جاتے وقت نیلم کا پورا جائزہ لینا نہ بھولا، اور دوسری طرف عبداللہ کا بھی یہی حال تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہم دوبارہ ضرور ملیں گے، دیکھ لو۔ خالہ کے پاس ہوتے اس نے کان میں سرگوشی کی جو حسیب کی ظریف نگاہوں سے نہ بچ سکی۔ اسامہ کے بولے کسی بھی حرف یا اس کی دکھائی گئی ویڈیو پر حالوں کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ وہ خود روبرو عبداللہ سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے فلیٹ پر لگا تالا دیکھ کر حالہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے علی سے جھوٹ بول کر عبداللہ کا نمبر مانگا تھا، مگر موبائل سوئچ آف آ رہا تھا۔ حالانکہ حالت حد درجے بری ہو چکی تھی، رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ ریسرچ ورک کی وجہ سے وہ ابھی بھی اپنے ہاسٹل میں ہی تھی۔ ویسے ہی کچھ دنوں میں اس کا انٹرنشپ سیمسٹر شروع ہونے والا تھا۔ علی اور آمنہ شام تینوں واپس آ چکے تھے، مگر عبداللہ کہاں گیا کسی کو علم نہیں تھا۔ علی اور شام تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ عبداللہ کہاں رہتا تھا۔ 4 سالوں کی اس دوستی میں عبداللہ نے کبھی بھی انہیں اپنی فیملی کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی انہوں نے جاننے میں انٹرسٹ لیا تھا۔ علی اور شام نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ عبداللہ کو ڈھونڈنے کی، مگر لا حاصل۔ مس حالہ حسن وارڈن نے اسے پکارا جو اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ جی۔ حالہ نے راستے میں رک کر پوچھا، یہ آپ کے لیے؟ ایک خط اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، میرے لیے؟ حالہ خط ہاتھ میں لیے حیران تھی، بھلا آج کے دور میں خط کون لکھتا تھا؟ خیر، کندھے اچکائے وہ اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے اپنی تمام چیزیں اپنی جگہ پر رکھی اور نماز کی نیت سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اپنے لیے چائے بنائی اور بالکنی میں بیٹھ کر پینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ریسرچ ورک پر اسائنمنٹ بنانے لگے۔ خط تو وہ کب کا بھول چکی تھی۔ اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد موبائل اٹھانے کی نیت سے ٹیبل کی جانب بڑھی، جب وہاں رکھا خط نظر آیا۔ وہ تو اسے بھول ہی گئی تھی۔ حالہ نے خط نکالا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ حالہ، کیسی ہو؟ میں عبداللہ۔ یہ خط کتنی ہمت سے لکھا ہے نہیں جانتا، ہمت تو تمہارا سامنا کرنے کی بھی نہیں تھی۔ حالہ، تم بہت اچھی ہو، بہت اچھی، مگر میرے لیے نہیں۔ تم نے مجھ سے محبت کا اعتراف کیا، مجھ سے جواب بھی مانگا، مگر نہ تو میں تم سے محبت کرتا ہوں، نہ ہی اس کا کوئی جواب ہے میرے پاس۔ بس اتنا جان لو کہ تم ایک چیلنج تھی میرے لیے، صرف ایک چیلنج۔ میرا مقصد کیا تھا تم اب تک جان چکی ہوگی۔ میں جانتا ہوں تمہیں اس وقت تم مجھ سے نفرت محسوس ہو رہی ہوگی، ہونی بھی چاہیے، مگر میری غلطی نہیں۔ تمہیں مجھ سے محبت ہوئی یہ تمہاری غلطی ہے، بلکہ تم نے مجھ پہ ثابت کر دیا کہ تم بھی انہی لڑکیوں میں سے ایک ہو جو تھوڑی سی توجہ ملتے ہی پھل کی طرح جھولی میں گر جاتی ہوں۔ خیر، میں مانتا ہوں مجھے تمہارے ساتھ ایسا گیم نہیں کھیلنا چاہیے تھا۔ میں تمہارا گنہگار ہوں حالہ، مانتا ہوں۔ میں اگر زندگی اور وقت نے مجھے مہلت دی تو ہم دوبارہ ملیں گے حالہ، اور ہاں، میں معافی مانگوں گا تم سے۔ امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گی، مگر غلطی تمہاری تھی حالہ، صرف تمہاری۔ خط ختم ہو گیا، مگر حالہ کی آنکھیں اسی پر ٹکی رہی۔ کتنی آسانی سے اس نے حالہ پر الزام لگا دیا تھا۔ وہ بھی تو تھا جس نے حالہ کو اشارہ دیا تھا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو عبداللہ، میری ہی غلطی تھی جو اپنے قیمتی جذبات تم پہ ضائع کیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، آئی ہیٹ یو عبداللہ، آئی ریئلی ہیٹ یو۔ اسے واٹس ایپ میسج بھیجتے حالہ پھر سے رونے لگی۔ ہیلو، موبائل پر آتی ذکیہ آپا کی کال پر اس نے موبائل اٹھایا۔ ہیلو حالہ، کیسی ہو بچے؟ ذکریہ آپا نے محبت سے پوچھا۔ بچوں، حالہ نے رونا شروع ہو گئی۔ حالہ بچے، کیا ہوا؟ ذکریہ آپا کو اس کی فکر ہوئی۔ آپا، وہ سب ختم ہو گیا آپا، آپ کی حالہ نے سب کچھ ختم کر دیا، توڑ دیا آپ کا مان، مٹی میں ملا دی آپ کی عزت، سب کچھ ختم کر دیا اس نے۔ حالہ کی باتوں پر ذکریہ آپا کا دل ڈوبنے لگا۔ دوسرے ہی دن ذکریہ آپا حالہ کے ہاسٹل میں موجود تھی۔ حالہ انہیں سب کچھ بتا چکی تھی۔ آئی ایم سوری آپا، آپ کو مجھ سے نفرت ہو رہی ہوگی نا؟ حالہ ان کی گود میں سر رکھے بولی، کیوں ہوگی نفرت؟ ذکریہ آپا نے پوچھا۔ کیونکہ امان توڑا آپ کا، آپ نے کبھی جھکنا نہیں سکھایا تھا اور میں جھک گئی۔ آپ نے ہمیشہ سکھایا تھا جھکو تو صرف اللہ کے سامنے، اور میں نادان ایک انسان کے سامنے جھک گئی۔ انتظار میں رہتی کہ کب وہ بھی مجھے ان محبت بھری نگاہوں سے دیکھے گا، کب کہے گا کہ حالہ مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ انتظار رہتا ہے، جب وہ ہاسپٹل میں تھا نا، منتظر رہتی تھی کہ کب وہ مجھے کوئی کام کہے، حکم کرے اور میں وہ پورا کروں۔ پاگل تھی نا میں بہت بڑی، مگر اب عقل آ گئی ہے۔ ذکریہ آپا بس اسے سنے جا رہی تھی۔ اگلے کچھ دن ذکریہ آپا حالہ کے پاس رہی تھی۔ انہی دنوں اسامہ کا رشتہ آیا تھا حالہ کے لیے، جس کو ذکریہ آپا نے سہولت سے منع کر دیا تھا۔ حالہ کا BS کمپلیٹ ہو چکا تھا، اب وہ جا رہی تھی سب کچھ چھوڑ کر، ہمیشہ کے لیے۔ حالہ اپنی فیملی کے ساتھ لاہور میں ایک نئی سوسائٹی میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا نمبر تک چینج کر لیا تھا، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی۔ پہلے عبداللہ اور اب حالہ
अली, आमना और शाम तीनों सब परेशान थे। पार्क से आते ही वो तेजी से अपने कमरे की जानिब भागी। इसे क्या हुआ? नीलम ने हैरानगी से पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गई है, जकरिया आपा ने जवाब दिया। सच, एक ना एक दिन हाला के सामने आना था, मगर यूं इन्हें इल्म नहीं था। जकरिया आपा को हाला की फिक्र सताई जा रही थी। हाला ने कमरे में दाखिल होते ही वो खत निकाला। तो अब वक्त आ गया कि तुम मुझसे माफी मांगो अब्दुल्ला, जैसा तुमने लिखा था। इस खत के टुकड़े टुकड़े करते हुए हाला गुस्से से बोली। सुबह होते ही हाला बिना किसी से मिले कॉलेज के लिए निकल गई थी। आज इसकी पहली क्लास थी। जकरिया आपा उसे नाश्ते की टेबल पर ना पाकर समझ गई थी कि वो इनसे हद दर्जे नाराज है। अरे ये हाला कहाँ गई? नीलम इसे ना पाकर पूछ बैठी। कॉलेज गई है, पहला दिन है उसका। उसे वहाँ एज अ मैथ्स टीचर जॉब मिली है। जकरिया आपा ने चाय की चुस्की लेते जवाब दिया। है, ये कब हुआ? नीलम ने हैरानगी से पूछा। एक दो दिन पहले, जकरिया आपा ने जवाब दिया। हद है, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। नीलम ने शिकवा किया। तुम्हें बताने से क्या होना था? जकरिया आपा ने हैरानगी से पूछा। मैं बहन हूँ, मुझे तो पता होना चाहिए। नीलम ने शिकवा करने के से नीलम शिकवा करने से बाज नहीं आई। तो अब पता चल गया ना, काफी है। वो भी हनूस पुरसुकून लहजे में बोली। आपा, नीलम मिनमिनाई। डरामा मत करो और जाकर बर्तन धो। जकरिया आपा झिड़क कर बोली, जिस पर नीलम का मुंह बन गया था। अच्छा, जाती हूँ। छुट्टी का टाइम होते ही हाला तेजी से कॉलेज से निकली। इसे जल्द अज जल्द यूं नहीं पहुंचना था। या अल्लाह, हाला जल्दी कर वरना लेट हो जाएगी। तेज तेज कदम उठाती वो एक काले रंग की चमचमाती कार को पार करते अपनी कार की जानी पड़ी। हाला, काले रंग की कार से निकले उस शख्स ने हाला को पुकारा। अपने रास्ते में रुकी हाला ने मुड़कर देखा तो उसे अपना सांस जाता महसूस हुआ। अब्दुल्ला, इसके लभी हाला। अब्दुल्ला मुस्कुराता इसकी जानिब बढ़ा। जी फरमाइए, हाला ने सपाट लहजे में पूछा। अब्दुल्ला को इससे ऐसे रिएक्शन की ही उम्मीद थी। हाला, बात सुनो मेरी, मुझे मौका दो बोलने का, तलाफी करने का। अब्दुल्ला इसके सामने आ खड़ा हुआ। तलाफी? हाँ, तलाफी। आपको तलाफी करना थी ना? इसके सामने खड़ी दोनों बाजुओं सीने पर बांधे हाला ने नजरों में नजरें गाड़े अचानक से पूछा। हाला, मेरी बात तो सुन। इससे पहले अब्दुल्ला कुछ कह पाता, हाला ने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया। आपने लिखा था अपने खत में कि अगर हम दोबारा कभी मिले तो आप तलाफी करेंगे, माफी मांगेंगे मुझसे। तो मांगे मुझसे माफी, कीजिए अपना गुनाह कबूल और इसके बाद भूल जाएंगे। आप किसी हाला को भी जानते थे, जिसे हाला भूल जाएगी कि उसकी जिंदगी में कोई अब्दुल्ला भी आया था। खुद पर जब्त करती हुई मजबूत लहजे में बोली। हाला, मगर मेरी बात, माफी, सिर्फ माफी चाहिए आपकी, और कोई बात नहीं। हाला ने सर नफी में हिलाया। और हाँ, जब बात माफी की हो तो आ जाइएगा, ताकि मैं भी आपको माफ कर सकूं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं। क्योंकि माजी को साथ बांधे ना तो मैं हाल में जी सकती हूँ और ना ही मेरा कोई मुस्तकबिल बन सकता है। तो अच्छा होगा कि हम ये मामला जल्द अज जल्द सुलझाएं, ताकि आप अपने और मैं अपने रास्ते जा सकूं। हाला पुरसुकून लहजे में बोलती अब्दुल्ला का सुकून गलत कर गई थी। हाला, जकरिया आपा ने उसे पुकारा, जो इन्हें इग्नोर किए अपने कमरे की जानिब गामजन थी। पिछले 1 महीने से इसकी बोलचाल बंद थी, और 1 महीने में कोई एक ऐसा दिन नहीं था जब अब्दुल्ला ने इससे बात करने की कोशिश न की हो। जी, उसने पूछा। इधर आओ। उन्होंने पुकारा तो वो उनकी जानिब चल दी। यहाँ बैठो। अपने पहलू में से बैठने का इशारा किया। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप बोले। उसने इनकार किया। बात लंबी है, बैठ जाओ। उनकी बात पर हाला बिना कुछ बोले बैठ गई। नाराज हो? उन्होंने मोहब्बत से बालों पे हाथ फेरते पूछा। आपको फर्क पड़ता है? हाला ने शिकवे पर वो मुस्कुरा दी थी। बिल्कुल पड़ता है, तो छुपाया क्यों? क्यों नहीं बताया कि आप पहले से जानती है उसे? क्या मेरी तकलीफ, मेरा दुख, मेरा सिसकना बेमानी था? उसने शिकवा किया। जरूरी था हाला। उन्होंने एक लंबी सांस खारिज की। क्या मेरी तकलीफ से भी ज्यादा जरूरी? आप एक ऐसे शख्स से मिलती रही जिसने आपकी ही बहन के जज्बात का मजाक बनाया, उन्हें इस्तेमाल किया। वजह सिर्फ एक फजूल सी शर्त, जिसका ना कोई सर था ना कोई पैर। बकवास। इसका लहजा गुस्सेला हो सकता था कि जो वजह तुम्हारे लिए बेमानी हो उसके लिए खास हो। उससे एक बार बात तो करो। उन्होंने प्यार से समझाया। नहीं करनी मुझे कोई भी बात, सिर्फ माफी चाहिए, वही काफी है। उसके अलावा कुछ नहीं। हाला का सर नफी में हिला। इतनी बेरुखी भी अच्छी नहीं हाला हसन। उन्होंने तंबी की। और जो बेरुखी उसने अपनाई। उसका खत पढ़ा था ना आपने? कितने आराम से उसने कह दिया कि मैं गलत थी। पढ़ा था ना आपने कि किस किस्म की लड़कियों से उसने मुझे तशबीह दी थी, जो आज किसी की तो कल किसी की। उसके बावजूद भी आप चाहती कि मैं उसे सुनूं? क्या उसके लिए इतना काफी नहीं था कि मैं उसे माफ करने को तैयार हूँ, मगर उसके आगे कुछ नहीं। हाला मानो फट पड़ी थी। उसका लहजा हद दर्जा सख्त था। जकरिया आपा इसे फटते
लावे को देख रही थी जबकि मैं दरवाजे पे खड़ा अब्दुल्ला वहीं से मुड़ गए। वो तो सिर्फ आज हाला से सब कुछ क्लियर करने आया था मगर शायद वो मौका गवा चुका था। उमर ने सही कहा था, उसे बता देने चाहिए था, मगर अब वो किस से अपने दिल का गम हल्का करता? उमर से, जो इसे छोड़कर खुद जमीन में जा सोया। जाना तो उसे था, फिर उमर क्यों? आज एक बार फिर उसकी आंखें भीग उठी थी। घर पहुंचते ही वो अपने कमरे में बंद हो गया था। माजी की फिल्म नजरों के सामने चलने लगी थी। अरे अब्दुल्ला, तुम उठ गए? उमर खुद को खबर उमर को जो खबर डॉक्टर ने सुनाई थी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया था, इसीलिए दिल हल्का करने बाहर चला गया था और अब वापस आए तो अब्दुल्ला को जागते पाया। मुझे क्या हुआ है उमर? अब्दुल्ला ने ठोस लहजे में पूछा। एक पल तो उमर गड़बड़ा गया। अरे वही फूड पॉइजनिंग और मौसमी बुखार। बस लाले, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा मेरा यार। अब्दुल्ला से ज्यादा वो खुद को तसल्ली दे रहा था। लीवर कैंसर, लीवर कैंसर है ना मुझे? अब्दुल्ला ने भीगी आंखों से पूछा तो उमर ने इसे जोर से गले लगा लिया। तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। उमर का लहजा भीगा हुआ था। मुझे घर जाना है उमर, भाई और फरिया से मिलना है। उसने शिकस्त खोल लहजे में दरख्वास्त की। ये वही लोग थे जिनसे वो एक बार सब ताल्लुक सब नाते तोड़ चुका था। हाँ, हम चलेंगे एक दो दिन में। उमर इससे अलग हुए बोला। एक दो दिन नहीं उमर, आज, अभी। अभी जिंदगी जिंदगी का भरोसा नहीं रहा। अब्दुल्ला की बात पर उमर ने बमुश्किल अपने आंसुओं पर काबू पाया। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, मगर हाला? मैंने पूछा तो एक तल्ख मुस्कान अब्दुल्ला के होठों पर आ गई। वो सब मैं संभाल लूंगा, तू बस टिकट बुक करवा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया तो मैंने सर हिला दिया। फिर उसी दिन उमैर के साथ लाहौर से इस्लामाबाद आ गया। हसीब और फरिया अब्दुल्ला की हालत बर्दाश्त ही न कर पाए, मगर एक और हस्ती थी जिसकी जान निकल गई थी उसे ऐसे देखकर उसकी माँ, जिनसे उसे सख्त नफरत थी, जिनकी शक्ल भी वो देखना नहीं चाहता था, जो कातिल थी उसके बाप की, न सिर्फ उसके बाप की बल्कि उनकी इज्जत, उनके वक़ार की भी। देखिए आपके पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, हमें जल्द अज जल्द उनका ऑपरेट करना होगा। ही नीड्स अ डोनर। डॉक्टर की बात वो सब सुन रह गए। अब्दुल्ला की हालत दिन बदन बदतर होती जा रही थी। सर के बाल भी गिरना शुरू हो गए थे। फरिया, हसीब, उमैर, हुदा और सबने इसका खूब ख्याल रखा था। फैमिली अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत होती है। इसे हालांकि बात याद आई तो एक मोती आंख से टूटा। वो जब से यहाँ आया था एक दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब उसे उसकी याद ना आई हो। वो अली से मुसलसल कांटेक्ट में था मगर नंबर नया था। जब अली ने उसे बताया कि हाला ने उसका नंबर मांगा है तो अब्दुल्ला के मशवरे पर ही उसने अब्दुल्ला का पुराना नंबर हाला को दिया था। वो अली से हाला की पल पल रिपोर्ट मांगता। वो खत भी अली के जरिए ही उसने हाला के हॉस्टल भिजवाया था। उसे ये मालूम भी था कि उसामा मुसलसल हाला के पीछे था, मगर जब उसे हाला के इनकार के बारे में मालूम हुआ तो दिल में एक दर्द सा उठा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाला को उसामा को कबूल करना था, हाला को उसे भूल जाना था, मगर अब अब्दुल्ला इस तड़प, इस एहसास को महसूस कर सकता था जो हाला उसके लिए करती थी। हाला का नाम ही उसामा के साथ इसीलिए तकलीफ का बायस था। उसने खुदा से खुद को इतना नहीं मांगा था जितना हाला को मांगा था। बेशक वो जबान से ना कहता मगर दिल में सिर्फ हाला थी। अल्लाह ने तो इसकी अनकही दुआएं सुन ली थी। उसके मांगने से पहले उसकी दुआ कबूल कर लिया था। और मैंने उसे बहुत बार समझाया कि वो हाला को सब सच बता दे, मगर उसने अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं था। अगर हाला सच जान जाती और वो ना रहता तो पूरी जिंदगी उसकी मोहब्बत के सदके अकेला गुजार देती, मगर झूठ की बिना पर वो कभी ना कभी तो आगे बढ़ ही जाती। अब्दुल्ला भी बस यही चाहता था कि वो आगे बढ़ जाए। इन्हीं बेकैफ दिनों में से एक दिन ऐसा भी आया जब अब्दुल्ला का ऑपरेशन था। डोनर कौन था वो नहीं जानता था। उसकी सर्जरी कामयाब रही मगर अभी भी इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। तकरीबन 2 हफ्तों बाद अब्दुल्ला की तबीयत में सुधार आया था। भाई हसीब उससे मिलने आया तो अब्दुल्ला ने उसे देखकर मुस्कुराया, मगर हसीब मुस्कुरा भी न सका। भाई क्या हुआ? अब्दुल्ला को उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगी। वो चली गई अब्दुल्ला, हसीब शिकस्त लहजे में बोला। कौन चली गई? अब्दुल्ला को कुछ समझ नहीं आया, मगर हसीब की हालत उसके दिमाग में सबसे पहले फरिया का ख्याल आया। फरिया कहाँ है भाई? उसने बेताबी से पूछा। वो ठीक है अब्दुल्ला। हसीब के जवाब पर अब्दुल्ला ने शुक्र का सांस लिया, मगर मामा नहीं रही अब्दुल्ला, वो चली गई हमें छोड़कर। हसीब उससे लिपट कर रो दिया। मतलब? अब्दुल्ला को अभी तक उसकी बात समझ नहीं आई थी। तुम्हें लीवर मामा ने डोनेट किया था अब्दुल्ला, उन्होंने तुम्हें जिंदगी दी, जबकि अब्दुल्ला तो अपनी जगह सुन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक मतलबी औरत थी, उसके बाप को मारने वाली, भला वो उसे कैसे बचा सकती थी? मगर अब्दुल्ला ये नहीं जानता था कि बीवी और माँ में बहुत फर्क होता है। ये खत दिया था हमारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। उसके हाथ में खत थमाए हसीब बाहर चला गया। मेरे प्यारे अब्दुल्ला, मामा से नाराज होना जानती हूँ, तुम्हारा नाराज होना बनता भी है मेरी जान,
मैं जानती हूँ कि मैं कभी भी एक अच्छी बीवी साबित नहीं हुई, मगर तुम तो मेरे बेटे थे। मेरी कोख से निकला एक नन्हा-सा वजूद, तुमसे कैसे नफ़रत कर सकती हूँ मैं? मैंने बहुत गलत किया अब्दुल्ला तुम्हारे डैड के साथ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर गुरूर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। मुझे हमेशा से अपनी खूबसूरती पर घमंड रहा और तुम्हारे बाबा को अपने मुकाबले में कुछ नहीं समझती थी। हमेशा उनकी नाक़दरी की, उनकी मोहब्बत को अपनाया नहीं और देखो मुझे सज़ा भी मिली। मैंने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को ख़त्म कर दिया। मेरे बेटे, तुम्हें खुद से दूर कर दिया। मैं अपनी घमंड में ये तक भूल गई कि उस अज़ीम शख़्स ने एक बेवा को ना सिर्फ़ मोहब्बत, इज़्ज़त और छत दी, बल्कि उसके बेटे को भी अपनाया। तुम्हें अपना नाम दिया। मगर मैं ख़ैर मुझे मालूम है कि तुम्हें मुझसे नफ़रत है। मैं ये नफ़रत कम नहीं कर सकती, मगर कफ़ारा ज़रूर अदा कर सकती हूँ। मुझे जीने का हक़ नहीं, मगर तुम्हें अभी जीना है अब्दुल्ला। और हाँ, उस लड़की को अपना लो, मेरी तरह खुद अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को खुद से दूर मत धकेलना। मैंने तो पूरी ज़िंदगी पछतावों में गुज़ार दी, अब तुम ऐसा नहीं करना। सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत हर किसी का नसीब नहीं होती, उसी को मिलती है जिसकी अच्छी किस्मत होती है। और अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों से बर्बाद मत करना। ख़त के ख़त्म होने तक अब्दुल्ला एक ही पोज़ीशन में बैठा था। हाँ, ये सच था कि वो हसीब का सगा भाई नहीं था। इन दोनों के माँ-बाप की दूसरी शादी थी एक-दूसरे से, मगर हसीब ने कभी इस वजह को इश्यू नहीं बनाया। अब्दुल्ला को ना सिर्फ इस घर में खुशामदीद कहा गया, बल्कि इसे एक फ़र्द का दर्जा भी दिया गया। सौतेले बाप ने सगे बाप से बढ़कर चाहा। सौतेले भाई ने कभी सौतेलों वाला रवैया नहीं अपनाया, मगर इसकी बदकिस्मती थी कि उसकी माँ बहक गई। इनके कदम डगमगा गए, और जब एक औरत के कदम डगमगाते हैं ना, तो पूरा ख़ानदान उजड़ जाता है। अब्दुल्ला को अली के ज़रिए हाला के बारे में पता चलता था, मगर एक दिन अली ने उसे बताया कि वो गायब हो गई है। तो अब्दुल्ला की हालत ख़राब होना शुरू हो गई। अली से कहकर उसने भाला का पता करवाया था। वो तो यूँ गायब थी कि जैसे कभी उसका वजूद ही ना हो। अब्दुल्ला की तबीयत में बेचैनी घुल गई, हाला कहीं नहीं थी। ये सोच उसे पागल किए हुए थी। एक वक्त ऐसा आता है जब अपनी मोहब्बत अपना आप मनवा लेती है। हाला का कभी कहा गया जुमला उसकी समाज से टकराया। हाला को ढूंढने की गर्ज से वो हसीब और फरिया के साथ लाहौर शिफ्ट हो गया। उसका दिल इस बात की गवाही दे रहा था कि वो यही है, इसी शहर में। एक दिन इसे लगा जैसे उसने हाला को देखा हो। इसने पीछा भी किया, मगर कॉल पर जो खबरें से सुनाई गई उसके आसान क़ता हो गए। उसका भाई जिसकी शादी इसमें शरीक होना था, भंगड़े डालने थे, वो नहीं रहा। अब्दुल्ला मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो गया था, मगर इतने अरसे में इसने एक बार भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। इसे सिर्फ हालात चाहिए थे और कुछ नहीं। माज़ी की फ़िल्म ख़त्म होते ही दो मोती टूट कर उसकी आंखों से बह गए। इसे हालात से बात करनी थी, मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मैं तुम्हारा और अपना फ़ैसला किस्मत में छोड़ता हूँ हाला। अब जो भी करेगा वही अल्लाह करेगा। मेरे बस में अब कुछ नहीं। पिछले एक हफ्ते से अब्दुल्ला उसे कहीं नज़र नहीं आया था। एक बेनाम सी बेचैनी इसके दिल को लगी हुई थी। थकी हारी वो घर में एंट्री हुई तो घर का नक्शा ही उलटता। तमाम नौकर भाग दौड़ कर रहे थे, जबकि ज़करिया आपा हर एक के सर पर सवार काम निकलवा रही थी। आपा, ये सब खैरियत? हाला ने हैरानगी से पूछा। हाँ हाँ हाला, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। ज़करिया आपा मसरूफ़ लहजे में बोली। कौन से मेहमान? हाला ने सवाल दागा। अरे नीलम के रिश्ते के सिलसिले में। तुम जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, डिनर का वक्त होने वाला है। वो लोग आते ही हो गए। ज़करिया आपा की बात पर सर इस बात में हिलाए, वो अपने कमरे में चली गई। ठीक आधे घंटे बाद वो पिंक कलर का फ्रॉक ज़ेब तन किए अपने कमरे से बाहर निकली, जबकि सामने बैठे उन मेहमानों को देखकर उसे धचका लगा। अब्दुल्ला, उसके लब फड़फड़ाए। अरे हाला आपी! फरिया उठ कर उसके पास गई और उसके गले लगी। फरिया, तुम लोग यहाँ? हालांकि कुछ समझ नहीं आया। जी हम यू नो व्हाट, हम नीलम बाजी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, हसीब भाई का। फरिया चहकी तो हाला मुस्कुराती, एक खूबसूरत मुस्कान। अब्दुल्ला गौर से उसकी मुस्कुराहट देखता रहा, जब हसीब गला खंकार कर उसे होश की दुनिया में लाया। अरे ए अल्लाह, ये मुस्कुराहट और ये शख्स मेरे नसीब में लिख दे। अब्दुल्ला के दिल से दुआ निकली, और जब उसे देखकर हालांकि मुस्कुराहट थम गई। अगले कुछ दिन काफी मसरूफ गुजरे। दोनों घरों में शादी की तैयारी उरोज पर थी। हालांकि बाकी सब बहनें भी आ चुकी थी, हर तरफ अफरा तफरी थी। हाला, ज़करिया आपा ने उसे पुकारा, जो मायों का जोड़ा लिए इस्त्री करने जा रही थी। जी, हाला ने पूछा। बेटा, थोड़ी देर में फरिया आएगी, नीलम की बारात का जोड़ा लेने जाना है, तो तुम इसे इसके साथ चली जाना। ज़करिया आपा ने इसे बताया। मगर आपा, नीलम बाजी को खुद नहीं जाना चाहिए? हाला ने हैरानगी से पूछा। उसने साफ इनकार कर दिया है, वैसे भी उसे पार्लर जाना है, तो तुम चली जाओ ना चंदा। ज़करिया आपा ने जवाब दिया। अच्छा चलो ठीक है।
तब तक कि मैं ये प्रेस कर लूँ। हाला ने जवाब दिया। बीबी जी, वो नीलम बीबी जी के ससुराल से आए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं आपका। नौकर के बताने पर हाला ने सर हिलाया। जरूर फरिया होगी। हाला सर हिलाती कमरे में बैग लेने चली गई। सो सॉरी, मैं लेट हो गई, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। बिना सामने देखे वो तेजी से कार के पास आकर बोली, कोई मसला नहीं, ये इंतजार मुझे सदियों तक कबूल है। मर्दाना भारी आवाज पर उसने चौंक कर सर उठाया तो अब्दुल्ला को खड़ा पाया। हाँ, वो फरीहा? हाला को समझ नहीं आया। हाँ, वो फरिया को कुछ काम था तो उसने मुझे भेज दिया। चले। अब्दुल्ला की बात पर हाला ने लब खींचे और सर इस बात में हिलाती उसकी कार में बैठ गई। पूरा रास्ता खामोशी में गुजरा था। न हाला ने कोई बात की और न ही अब्दुल्ला ने बात करने की कोशिश की। नीलम का ड्रेस लेकर वो दोनों वापस आ रहे थे जब रास्ते में अब्दुल्ला की गाड़ी का टायर पंचर हो गया। लेकिन ये उनकी खुशनसीबी थी कि घर के पास ही था। सिर्फ 20 मिनट में वो पैदल चलकर घर पहुंच सकते थे। क्या हुआ? हाला ने हैरत से पूछा, जो टायर देखकर अपना माथा मसल रहा था। टायर पंचर हो गया है, अब्दुल्ला ने जवाब दिया। तो अब? हाला ने सवाल किया। अब ये घर 20 मिनट से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, अगर हम चलकर जाए तो? अब्दुल्ला ने बात अधूरी छोड़ दी। ठीक है। हाला को तजवीज़ बुरी नहीं लगी। वो दोनों खामोशी से साथ चलना शुरू हो गए थे। अब्दुल्ला और हाला में थोड़ी दूरी थी, मगर देखने वाले को यही लगता था कि वो साथ साथ हैं। आज पूरा दिन उसका अब्दुल्ला के साथ गुजरा था और ऐसे में एक बार भी हाला ने उसे सिगरेट पीते नहीं देखा था। वो ये सवाल करना चाहती थी, मगर किस हक से? यही बात उसे रोके हुई थी। तुम्हें कुछ पूछना है? अब्दुल्ला ने उससे सवाल किया, जिस पर हाला गड़बड़ा गई। हाँ, नहीं, मुझे क्या पूछना है? नजरें नीचे की और बड़बड़ाई तो अब्दुल्ला मुस्कुरा दिया। 2 मिनट की खामोशी के बाद हाला की आवाज उसकी समात से टकराई। सिगरेट नहीं पीते अब आप? इसकी आवाज में हैरत का अंसर नुमाया था। नहीं, उसके साथ चलता वो बस इतना ही बोला। क्यों? हाला ने हैरत से उसे देखा। छोड़ दी। वो उसके साथ कदम मिलाते बोला। क्यों छोड़ दी? आपकी बार आवाज झंझलाहट वाजे थी। वो एक पल को रुका और मुड़कर उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्योंकि अब की बार तो मैं नहीं छोड़ सकता। इसकी आंखों में देखे वो इतनी जज्ब से बोला कि एक पल को हाला का दिल चाह के वो सब कुछ भूल जाए। क्या बात कर सकते हैं? सिर्फ 2 मिनट? अब्दुल्ला की इल्तिजा पर आज हाला ने उसे इजाजत दे दी। सामने पार्क में बैठ कर ले। अब्दुल्ला की बात पर हाला ने एक बार सर हाँ में हिला दिया। वो दोनों इस वक्त बेंच पर जरा फासले पर बैठे थे। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। खैर, मुझे शुरू से ही लफ्ज मोहब्बत से नफरत थी। म- मैं नहीं मानता था मोहब्बत को। लड़कियों की मोहब्बत हमेशा फ्रॉड लगती थी मुझे। सबको लगता था कि शायद वजह मेरी ट्यूशन वाली आप ही है जो अपनी शादी से भाग गई, या फिर मेरी क्लास फेलो थी जिसने घर स्टडी के बहाने मुझे बुलाकर मुझ पर हरासा करने का इल्जाम लगाया। मगर वजह कुछ और थी। मेरी माँ वजह थी उन सब की। मैं हसीब भाई का सगा भाई नहीं हूँ। मेरे बाबा डैड के ऑफिस में एक वर्कर थे। एक दिन डैड को उनकी वजह से कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल हुआ था, इसलिए उन्होंने हमारी फैमिली को डिनर पर बुलाया था। डैड के कुछ बिजनेस हरीफ इनकी कामयाबी हजम नहीं तो उन्होंने डैड पर हमला करवाया, जिसके नतीजे में मेरे बाबा और डैड की वाइफ हसीब भाई की मॉम की डेथ हो गई। मामा की इद्दत पूरी हुई तो वो हमें मेरे ताए के घर से निकाल दिया मेरे ताए ने घर से निकाल दिया। वो किसी का बोझ अपने सर नहीं लेना चाहते थे। उन्हीं दिनों मामा के डैड से कांटेक्ट किया मदद के लिए, तो उन्होंने मामा को शादी का पैगाम दिया और इस बात का वादा भी किया कि वो मेरी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। मामा राजी नहीं थी, मगर मुमानियों के ताने, इसीलिए मामा ने हाँ कर दी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे एक फैमिली मिल गई थी। फिर हमारी फैमिली में फरिया आई। हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। मगर डैड के एक दोस्त जो कि प्रोड्यूसर थे, उन्हें मामा की खूबसूरती भा गई। वो इन्हें ड्रामा में कास्ट करना चाहते थे, मगर डैड उसके सख्त खिलाफ थे। डैड के दोस्त ने मामा को वर्गलाना शुरू कर दिया। मामा और डैड की उम्र में 15 साल का फर्क था और इसी बात का एहसास उसने मामा को दिलवाया। आहिस्ता आहिस्ता वो बदलना शुरू हो गई थी। हमें टाइम नहीं देती, हमारे साथ नहीं होती। उन्होंने पार्टीज में जाना शुरू कर दिया। डैड ने मामा को बहुत बार समझाया, वो नहीं मानी और आखिर में तलाक की डिमांड की। इस चीज ने डैड को अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने मिन्नत की, वास्ते दी, मगर मामा इस वक्त गुरूर पे थी। वो डैड की मोहब्बत भूल गई थी। उन्हीं दिनों में से एक दिन ऐसा भी आया, हसीब भाई तब अपने दोस्तों के साथ इंटर्नशिप के लिए दूसरे शहर गए थे। जब कि परिया मरी का ट्रिप था। मैं कॉलेज से घर आया जब चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई थी। मामा अपना सामान उठाए नीचे आ रही थी, जबकि डैड इन्हें रोक रहे थे, मगर उन्होंने एक बार भी नहीं सुना। डैड ने इन्हें रोकने की कोशिश की और इसी हाथापाई में मामा ने डैड को धक्का दिया और वो सीढ़ियों से नीचे आ गिरे। बिल्कुल मेरे कदमों में गिरे थे। हाला उनका पूरा चेहरा खून से भीगा हुआ था। वो हाला की तरफ देखकर बोला, डैड। 18 साल का अब्दुल्ला उनकी जानिब भागा। डैड, आंख खोले डैड। अब्दुल्ला ने उन्हें बुलाया, जबकि शाजिया सीढ़ियों पर सुन खड़ी थी। ड्राइवर अंकल जल्दी आए। ड्राइवर के आते ही अब्दुल्ला ने उन्हें उठाया और हॉस्पिटल से भागा। सॉरी बट हिज नो मोर। आपने देर कर दी। डॉक्टर के अल्फाज थे कि क्या
अब्दुल्ला वहीं ज़मीन पर गिर गया और ताड़े मार मार कर रोना शुरू हो गया। हसीब और फरिया दोनों अर्जेंटली वापस आए थे। पूरे खानदान में कोहराम मचा था कि जबकि शाजिया वो तो बिल्कुल चुप थी। ये क्या कर दिया उन्होंने? खुद अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ दिया। अब्दुल्ला इनसे एक बार भी नहीं मिला था। इद्दत खत्म हो गई थी मगर शाजिया अभी तक अब्दुल्ला से नहीं मिली थी, ना अब्दुल्ला का इनसे कोई सामना हुआ था। हसीब और फरिया तो इनसे मिलते इनके पास बैठते। अब शाजिया को एहसास हुआ था कि अपनी खुदगर्जी में, अपने गुरूर में उन्होंने क्या 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 खो दिया था। अब्दुल्ला ने हसीब को सब कुछ सच बता दिया था। सच तो शाजिया ने भी हसीब को बता दिया था और अब इन्हें अपनी सजा का इंतजार था, मगर हसीब ने सजा पर माफी को तरजीह दी और इसी बात पर अब्दुल्ला ने घर बार सब कुछ छोड़ दिया। फरिया इन सब बातों से लाइल्म थी। अब्दुल्ला भी इस्लामाबाद छोड़कर लाहौर आ गया था। उसकी फैमिली के बारे में यहाँ हर कोई लाइल्म था। मोहब्बत पर कभी यकीन नहीं रहा मुझे। हाला, मोहब्बत ऐसी तो नहीं होती, बताओ कैसी होती है? अब्दुल्ला ने हाला से सवाल किया, जबकि वो तो लाजवाब थी। मुझे बताओ मैं क्या करता, कैसे यकीन कर लेता? तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था, मगर जो मेरे साथ हुआ सही वो भी नहीं था। तो क्या आपने मुझसे बदला लिया? मैंने क्या बिगाड़ा था? हाला ने नम आंखों से पूछा। जानता हूँ, इसीलिए माफी का तलबगार हूँ, माफ कर दो। इसके दोनों हाथ थामे उसके सामने बैठ गया। हाला चंद पल उसे देखती रही। कितना बदल गया था वो, कितना कमजोर सा लग रहा था। घर चले, देर हो रही है। अचानक इसके हाथों से हाथ खींचते वो अपनी जगह से उठती बोली। अब्दुल्ला ने लंबी सांस खारिज की। चलो। अब्दुल्ला बालों में हाथ फेरते बोला। मेहंदी का फंक्शन कंबाइन रखा गया था। तमाम मेहमान आना शुरू हो गए थे। नीलम को लाकर हजीब के बराबर बिठाया गया था। रस्मों की अदायगी शुरू हो गई थी। हाला रस्म अदा करने के बाद सबसे दूर खड़ी अब्दुल्ला को देख रही थी, जो किसी लड़की से मुस्कुरा कर बात कर रहा था। हाला को तकलीफ हुई थी। वो सरोज है, मेरी बीवी। इसे अपने साथ आई आवाज। हाला ने एक आइब्रो चुकाए उसे देखा, जिसे पूछना चाह रही हूँ, भाई तुम कौन हो? ओह, मैं मूसा अली जमाल, और वो स्वीट और ब्यूटीफुल लेडी वाइफ है मेरी। वैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं भी बिल्कुल तुम्हारी जैसा फील कर रहा था। मूसा मुस्कुरा कर बोला। कैसी फीलिंग? हाला ने मुस्कुरा कर हैरत से पूछा। जेलस। मैं अपनी बीवी को उस इंसान के साथ देखकर जेलस फील कर रहा था। मूसा ने दोबारा जवाब दिया। हाँ, बाय द वे फिक्र मत करो, वो तुम्हारा है। मूसा उसकी जानिब देखते बोला। कौन? हाला चौंकी। वही जिसे मेरी बीवी के साथ देखकर तुम जेलस हो रही थी। मैं जेलस नहीं हूँ। हाला ने सर नफी में हिलाया। और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मूसा हंसते बोला। वो आपकी बीवी से फ्लर्ट कर रहा होगा। हाला ने उसे गुस्सा दिलाना चाहा। नहीं, वो उसका एहतराम करेगा। आपको कैसे मालूम? हाला हैरान हुई। उमैर को जानती हो तुम? मूसा ने सवाल किया तो हाला ने सर इस बात में हिला दिया। वो मेरी बीवी से पहले उमैर की मनख्वाह रह चुकी है। उनके मायू वाले दिन उमैर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मूसा ने उसे बताया तो हाला ने उस लड़की को गौर से देखा, जो नफीस से मुस्कान लिए अब जकरिया आपा से मिल रही थी। वैसे जिनसे मोहब्बत हो उन पर शक नहीं करते। मोहब्बत तो एतमाद और भरोसे का दूसरा नाम है। मूसा उसके पास झुकता बोला। और अगर आपका वही एतमाद तोड़ दिया जाए? हाला ने बर्जिस्ता सवाल किया। तो मूव ऑन करें। मूसा ने कंधे उचकाए। कोशिश जारी है मगर ला हासिल। हाला ने जवाब दिया। कितने सालों से कोशिश कर रही हो? मूसा ने सवाल किया। 1.5 साल से। हाला ने जवाब दिया। बस, यहाँ तो लोगों को सालों लग जाते हैं मूव ऑन करने पर, तुम सिर्फ 1.5 साल की बात कर रही हो। मगर मैं क्या करूँ? मैं जो मर्जी कर लूं, उसे भूल नहीं सकती। क्या वो तुम्हें भूल गया है? मूसा के सवाल पर सर नफी में हिला। नहीं, वो शर्मिंदा है, माफी चाहता है। तो और मौका भी। हाला ने जवाब दिया। और तुम क्या चाहती हो? पता नहीं। हाला ने कंधे उचकाए। मैं बताऊं तुम्हें क्या करना चाहिए? मूसा उसकी जानिब देखते बोला। क्या? हाला ने फौरन पूछा। उसे मौका दो, मगर भरोसा नहीं। उसे मौका दो कि वो तुम्हारा भरोसा जीते, और फिर से तोड़ दिया और अगर फिर से तोड़ दिया मेरा भरोसा। हालांकि पास एक और सवाल था। तो वो तुम्हारा नसीब, उससे ज्यादा मेरे पास ज्ञान नहीं। हंसकर बोलता मूसा वहां से चला गया था। मूसा तो वहां से चला गया, मगर हाला को फिर से उलझा गया। अरे आपा, बताए तो सही, हम नीलम बाजी के घर इतना सब कुछ लेकर क्यों जा रहे हैं? क्या कोई त्योहार है? हाला ने मुस्कुराते हुए माइस को देखकर जकरिया आपा से पूछा। हाँ भाई, खुशी की ही खबर है। परिया के लिए माइस का रिश्ता मांगने जा रहे हैं हम। जकरिया आपा मुस्कुराते बोली। सच्ची में? हाला चहकी। मुच्ची में? जकरिया आपा मुस्कुरा कर बोली। परिया को अंगूठी पहना दी गई थी जब माइस सबसे इजाजत लेकर उससे मिलने गया था। सब अपनी अपनी बातों में मगन थे। अब्दुल्ला घर नहीं था। हाला बोर होती बाहर गार्डन में आ गई थी और वही बेंच पर बैठ गई थी। आसपास नजर दौड़ाए इसे गैलरी नजर आई। हाला के कदम उस जानिब पड़े और अंदर दाखिल हुए तो उसे मुख्तलिफ पेंटिंग्स नजर आई, जबकि इस बीच में ही उसकी और अब्दुल्ला की एक पेंटिंग थी, जिसमें वो बेंच पर बैठी थी और अब्दुल्ला ने उसके दोनों हाथ थामे थे। जबकि पेंटिंग के आखिर में बड़ा सा सॉरी लिखा था। सॉरी, हाला बड़बड़ाई। सॉरी,
अब्दुल्ला जो अभी अभी ऑफिस से आया था हाला को यहाँ देख चुका था, इसीलिए इसके पीछे चला आया। सॉरी प्लीज। अब्दुल्ला का लहजा मिन्नत भरा था। नहीं। हाला जिद्दी बच्चे की तरह सर नफी में हिलाए बोली। क्यों? अब्दुल्ला ने मुस्कुरा कर पूछा। अगर फिर से एतबार तोड़ा? हाला ने खदशा जाहिर कर दिया। तो गोली से उड़ा देना। अब्दुल्ला ने आइडिया दिया। वो तो ठीक है मगर मुझे गोली चलाना नहीं आता। हाला ने जवाब पेश किया। तो तुम वाकई चलाने का इरादा रखती थी? अब्दुल्ला ने हैरत से पूछा। हाँ, इसने झट से सर हिलाया। तो माफी समझू? अब्दुल्ला ने आईब्रोज का पूछा। हाला ने सर इस बात में हिलाया। मौका दोगी मुझे? अब्दुल्ला ने दोनों हाथ थामे। मगर वादा करे इस बार छोड़ोगे नहीं। हाला के लहजे में दरख्वास्त थी। बिल्कुल भी नहीं। इसके माथे से अपना माथे टकराते हुए बोला तो हाला अभी मुस्कुराती। रिश्ता पक्का समझू? दरवाजे से टेक लगाए नीलम ने पुरसकून लहजे में पूछा तो हाला फौरन अब्दुल्ला से दूर हुई। हाँ पक्का समझे। अब्दुल्ला हाला को नजरों में रखे बोला तो आपा से मंगनी की बात कर लूं? नीलम मुस्कुराई। मंगनी क्यों, शादी की बात करें, बस बहुत सब्र कर लिया। और नहीं। अब्दुल्ला शौक हुआ तो हाला ने उसे घुरा। सिर्फ मौका दिया है, भरोसा नहीं। हाला घूर कर बोली। कोई बात नहीं, भरोसा भी जीत लूंगा। एक बार पनाहों में तो आ जाओ। एक बार पनाहों में तो आ जाओ। अब्दुल्ला ने उसके कान में सरगोशी की तो हालांकि गाल दहक उठे। ओहो ओहो, मैं यही हूँ अभी। नीलम ने गला खनकार के बोली। तो फिर आपको चाहिए कि आप फौरन से वापस चली जाए और हमें अकेले कुछ मौका दे। अब्दुल्ला हाला को आंख मारते बोला। बदतमीज। हाला अब्दुल्ला को धक्का देते वहां से भागे। तो अब्दुल्ला का कह कहा गूंज उठा। नीलम ने उन दोनों को यूं देखा और उनकी दाई खुशियों के लिए दुआ मांगी। तो ये थी विवर्स वीडियोस आज की हमारी छोटी सी नावल की सेकंड एंड लास्ट किस्त। इंशाल्लाह अगली नावल में फिर से मुलाकात रहती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक एंड कमेंट भी कर दिया भाई प्यारे प्यारे। तो जी इंशाल्लाह अभी फिर किसी नावल में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।